नमस्कार, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्री 2022 जो 12 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए यूपीएससी हिंदी की टीम की तरफ से 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो करंट अफेयर्स से संबंधित हैं उन पर चर्चा की जा रही है। इस लेक्चर में मैं पार्ट 3 201 से लेकर के 300 के बीच का जो एमसीक्यू है उन पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए मैं आपका समय बिना मतलब फालतू का इधर उधर किए मैं सीधा प्रश्न पर चलता हूँ। हाँ, लेकिन छोटी सी जानकारी मैं आपको यहाँ दूंगा कि यूपीएससी हिंदी की तरफ से बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस कोड को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी हिंदी की तरफ से कई सारी बैचें, टेस्ट सीरीज, इन सभी चीज़ों को शुरू किया गया है यूपीएससी या यूपी पीसीएस को पूरी तरह से डेडिकेटेड रखते हुए। तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि इन बैचों में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो इन दिए हुए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, एसएमएस या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए और एडमिशन के लिए भी। ये यूपीएससी हिंदी परिवार का एक छोटा सा परिचय है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? विकल्प ए है चेक रिपब्लिक, बी पोलैंड, सी यूके, डी ऑस्ट्रिया। तो मैं इंग्लिश इसका जो है वो भी पढ़ देता हूँ। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू ऑनर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की विद इट टॉप स्टेट ऑनर। तो यहाँ पर विकल्प वही है जो यहाँ पर मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो चेक रिपब्लिक होगा। चेक रिपब्लिक देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि रसिया और यूक्रेन के बीच के जंग में जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी साहस और वीरतापूर्वक जिस तरह से वो डटे रहे, ये सब देखते हुए उनका कहने का मतलब है कि ये देखते हुए मैं क्या करूँगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करूँगा। तो ये यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ए होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? विकल्प ए सूरत, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। इन विच सिटी द लार्जेस्ट डाटा सेंटर इन इंडिया बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? ए सूरत, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो हैदराबाद होगा। और इसके पहले के जो 3 डेटा सेंटर हैं उनके नाम आप जानना चाहें तो लिख लीजिए, पुणे, मुंबई और चेन्नई है। ठीक है, पुणे, मुंबई और चेन्नई है, और जो चौथा है वो हैदराबाद है। देखिए, यह जो माइक्रोसॉफ्ट है हैदराबाद में 15 साल में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको मालूम है जब किसी राज्य में या देश में जब निवेश या एफडीआई आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि उस देश का जो विदेशी विनिमय भंडार होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। साथ ही साथ उत्पादन के साथ साथ जो उत्पादकता होती है वो भी बढ़ती है, रोज़गार बढ़ते हैं। साथ ही साथ जो एफडीआई मतलब जो निवेश आता है उससे देश में नई नई तकनीकें आती हैं और जो अन्य देश के निवेशक होते हैं उनके प्रबंधन कौशल को भी सीखने का मौका मिलता है संबंधित देश को। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा डी होगा। ये कुछ अन्य जानकारियाँ थी आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा बनाए रखने के लिए, क्लियर रखने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च डोनेट ए पेंशन इनिशिएटिव? विकल्प ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, प्रश्न है डोनेट ए पेंशन। तो आप ये समझिए कि पेंशन का नाम ये सुनते, ये शब्द देखते ही आपको समझना चाहिए कि ये जो भी चीज़ें हैं वे कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए या इन सभी के लिए ये हो सकता है, मतलब ये शब्द यूज हो रहा है। और जब कर्मचारी, श्रमिक, इन सभी की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका सीधा संबंध जो होगा वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से होगा। मतलब यहाँ शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय नहीं होगा। थोड़ा भी सोचने और समझने से, थोड़ा भी आप कॉमन सेंस आपके पास है यहाँ पर, तो इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो सी होगा। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जो अनौपचारिक रूप से जो कर्मचारी हैं उनके लिए पहल शुरू की गई है, औपचारिक के लिए नहीं है, जो अनौपचारिक हैं उनके लिए है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? विकल्प ए पूर्वी रेलवे जोन, बी पूर्वोत्तर रेलवे जोन, सी दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, डी उत्तरी रेलवे जोन। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश का पढ़ दूँ आपको, तो इंडिया फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल हैज़ बीन कमीशन्ड बाय विच रेलवे जोन?
तो विकल्प वही हैं, देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन, नॉर्थर्न रेलवे जोन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ए होगा, पूर्वी रेलवे जोन। और जब इस टर्मिनल की शुरुआत की गई तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा पॉजिटिव मोड़ लाने वाली है, सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली है। और यह भी अनुमान है कि जो रेलवे है उसको प्रति माह जो आमदनी, जो आय मिलेगी वो लगभग 11 करोड़ के आसपास होगी। और यह पीएम गति शक्ति योजना के अनुरूप भी है। पीएम गति शक्ति योजना के अनुरूप है, मतलब जो गति शक्ति योजना है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी जो पक्ष हैं, पक्षों के बीच समन्वय से काम करना हो, पीएम गति शक्ति योजना का यह उद्देश्य है। ताकि क्या हो कि जब सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित जो सभी पक्ष हैं उनके बीच समन्वय होगा तो क्या होगा कि लागत कम लगेगी, समय कम लगेगा, ये सब चीज़ें फ़ायदे होंगे। तो इसको देख करके ये गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ इसका यह भी उद्देश्य है कि हर गांव को 4G नेटवर्क से जोड़ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगने वाला जो समय है उसको कम करना, ये सब क्या है, पीएम गति शक्ति योजना के उद्देश्य हैं। तो जो पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है वह किसके अनुरूप है? तो पीएम गति शक्ति योजना के अनुरूप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो वेयर वाज द एनुअल समिट ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम हेल्ड रिसेंटली? नागपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प डी सही होगा। और यह फोरम भारत में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो यहाँ जो सही विकल्प है वो डी होगा, बेंगलुरु। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया प्रोग्राम झरोखा रिसेंटली? शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। और अगला विकल्प डी जो है, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, बी और सी। मतलब वस्त्र मंत्रालय या कहें कपड़ा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा ही भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा और इसका जो पहला आयोजन है वो भोपाल में किया गया। और कब किया गया? तो 8 मार्च को किया गया। ठीक है, 8 मार्च 2022। याद रखिएगा 8 मार्च 2022 का यहाँ मेरा मतलब ये है कि 8 मार्च 2022 को के अवसर पर इस आयोजन की शुरुआत हुई। 8 मार्च 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस आयोजन की शुरुआत भोपाल में हुई है। तो जो प्रेरणा स्रोत महिलाएं रही हैं उन्हीं के ही द्वारा इस आयोजन की शुरुआत भी की गई है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है के दिन ही इस आयोजन की शुरुआत भोपाल में की गई। तो आप ध्यान दीजिएगा। और ये हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए ही यह झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलता हूँ। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? विकल्प ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इन विच इंडिया स्टेट विल द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल फर्नीचर पार्क बी बिल्ट? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, सी तमिलनाडु होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी तेलंगाना। विच स्टेट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आंध्र प्रदेश है 2021 में भी ये प्रथम स्थान पर रहा। 2020 की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें भी प्रथम स्थान पर रहा। और जो सेकंड पर रहा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार से देखें तो सेकंड पे जो राज्य रहा वो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। और थर्ड पे उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा है। और फोर्थ पे देखें तो गुजरात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जो स्कॉच है वो दिल्ली में स्थित एक अग्रणी थिंक टैंक है, ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों का क्या करती है, अध्ययन करती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन ए वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वुमेन ए वर्क प्रोग्राम? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कर्नाटक है। कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि जो कौशल वाली महिलाएं हैं, योग्य और कौशल वाली जो महिलाएं हैं, उनको 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी द कंट्री फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज़ बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली? ग्वालियर, पूना, इंदौर, बीकानेर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ग्वालियर होगा। और आपको मालूम है कि जब यह उद्घाटन किया जा रहा था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे। और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया था। और मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल और खोले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ए है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी विल बी सेट अप इन विच सिटी? हैदराबाद, इंदौर, पूना और पुरी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो सी है, पुणे है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए ही पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर इंद्रियानी मेडिसिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपको मालूम हो कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की विशेष उपचार, साथ ही यहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे हॉस्पिटल दिख जाएगा। ठीक है, हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च सेंटर, नागरिकों को सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, फार्मास्यूटिकल निर्माण, फिजियोथेरेपी केंद्र, ये सभी क्या होंगे? एक ही छत के नीचे क्या होंगे? ये होंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी के शहर में स्थापित की जाएगी। तो पुणे है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज अवार्ड? महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा की जो सरकार है वो कह रही है कि जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य की जो महिलाएं हैं जिस तरह का योगदान दे रही हैं, इनको देखते हुए हम उन्हें क्या देंगे? सुषमा स्वराज पुरस्कार देंगे, जिसके तहत 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सुषमा स्वराज के बारे में यदि आप थोड़ी सी जानकारी जानना चाहें तो आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या रह चुकी हैं, एक वकील रह चुकी हैं, राजनीतिज्ञ भी रही हैं। साथ ही साथ जो वर्तमान आपकी सरकार है, इसकी जो पहली जब सरकार बनी थी, मतलब 2014 से 2019 के बीच में, ये विदेश मंत्री भी रही थी और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी ये रही हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है अम्बाला में हुआ था, ये जो मतलब हरियाणा कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपका बी है, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बिहार होगा। ठीक है, बिहार में यह मूर्ति 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी। और शयन मुद्रा में, ध्यान रखिएगा, ये शयन मुद्रा में है भगवान बुद्ध की, यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी, जिसे कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार मिंटू पाल बना रहे हैं। तो शयन मुद्रा हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि जो यह मूर्ति बन रही है, प्रतिमा का जो निर्माण किया जा रहा है, शयन मुद्रा की जगह दूसरा शब्द यूज कर सकता है मतलब आयोग, वो हो सकता है महापरिनिर्वाण। ध्यान रखिएगा, ठीक है, महापरिनिर्वाण मुद्रा, क्योंकि प्रश्न हो सकता है तो शब्द चेंज कर सकता है। शब्द चेंज करने के बाद कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब कौन से विकल्प सही होंगे, या घुमा फिरा के ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण मुद्रा को ही शयन मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन यानी कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी दी है? विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी कनाडा। विच कंट्री गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ कोविफेंज, द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। मतलब ये जो वैक्सीन है वो किस पर आधारित है? प्लांट पर। ठीक है, प्लांट बेस्ड ये कोविड वैक्सीन है। आपको मालूम है अब तक की जो कोरोना वैक्सीन बनी है वे mRNA निष्क्रिय कोरोना वायरस का उपयोग करके बनी है, लेकिन जो कोविफेंज है वो पौधों पर आधारित है। पौधों पर आधारित प्रोटीन का उपयोग करके बनाया गया है। जब प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, पौधों पर आधारित प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एक ऐसे कणों को उत्पन्न करते हैं जो वायरल रोगजनक से मिलते जुलते हैं, जिसके आधार पर शरीर प्रतिरक्षा का निर्माण कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा है और प्लांट बेस्ड कोविड-19 जो वैक्सीन है वो कोविफेंज के उपयोग की जो मंजूरी दी गई है कनाडा है। ठीक है, इसे कनाडा के क्यूबेक सिटी में ही तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? वाराणसी, नई दिल्ली, लखनऊ, उज्जैन। वेयर वाज आरोग्य वनम inaugurated by President Ramnath Kovind with the aim of telling the importance of Ayurvedic plants। तो ये राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है और राष्ट्रपति भवन आपको मालूम ही है कि नई दिल्ली में है। ठीक है, इसमें औषधि, जड़ी बूटियाँ और वनस्पतियाँ लगाई गई हैं। आरोग्य वनम 6.6 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका क्या है? नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? वेयर वाज द वायु शक्ति एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो यहाँ पर जो होगा सही वो राजस्थान होगा। और आपको पता भी होगा कि भारतीय वायुसेना हर 3 साल में पोखरण रेंज यानी राजस्थान में अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करती है। इस वायु शक्ति अभ्यास में 148 विमान ने भाग लिया, इनमें से 109 लड़ाकू विमान थे। लेकिन याद हो कि वायु शक्ति अभ्यास का आयोजित करने की जब ये बातें की जा रही थी, उसी के कुछ ही दिनों के बाद मतलब 5 मार्च या 8 मार्च के आसपास इसको क्या किया गया था? स्थगित भी कर दिया गया था। वजह ये थी कि यूक्रेन और रसिया के बीच में से जिस तरह के युद्ध के माहौल जो मतलब बहुत ज़्यादा ये मुद्दा हॉट होता जा रहा था, इस वजह से इस अभ्यास को स्थगित भी किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो सही होगा वो डी है, राजस्थान है। हर 3 साल में पोखरण रेंज राजस्थान में अपनी क्षमता के प्रदर्शन के लिए ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च्ड बाई BSES? तो नई दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, भोपाल। तो यहाँ पर नई दिल्ली होगा। ठीक है, और यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। ठीक है, आपको ये भी मालूम है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं ताकि पर्यावरण को क्या रखा जाए, सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। क्योंकि आपको ये भी पता है कि विश्व के 30 शहरों में से 21 भारत में ही हैं और जिस तरह से ऊर्जा सुरक्षा का संकट भी वर्तमान में दिखता है, जबकि विश्व स्तर पर कभी भी कहीं किसी देश के बीच में खाड़ी के देशों के बीच में हो या रसिया यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध को देख लीजिए, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। उससे भारत में क्या होता है कि जो पेट्रोल और डीजल हैं उनके जो रेट हैं वे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आम जन भी प्रभावित होता है। ये नहीं कि पेट्रोल और डीजल से सिर्फ जो बड़े उद्योगपति हैं या जो हैं उन्हें ही कुछ प्रभाव पड़, उनको कुछ नहीं पड़ने वाला। जो प्रभाव ज़्यादा पड़ता है वो आम जनता को, किसानों को पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल या इन सब की जो आयात है, इन सब चीज़ों को कम करने के लिए इन तरह के स्टेशनों की शुरुआत की जा रही है। जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उन पर सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका है वो नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? विकल्प ए गुजरात, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु।
फ्रॉम विच स्टेट वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द सागर परिक्रमा प्रोग्राम स्टार्टेड? गुजरात, केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो आपका गुजरात होगा। ठीक है, गुजरात से शुरू किया गया। यह पहले चरण में मांडवी गुजरात से शुरू किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए ही सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है वो तटीय जो मछुआरे हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, पुणे। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है चेन्नई है। ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से यह परियोजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, शुरू की है, यह चेन्नई में हुई है और भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा है। और किससे संबंधित है ये? पशुओं से ना, जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में हुई? चेन्नई में। क्योंकि जो आवारा जानवर हैं, आप देखते हैं कि कई सारे जानवर जो सड़कों के किनारे या कहीं पर भी उनका एक्सीडेंट हो जाने से वे और भी किसी वजह से वे घायल पड़े रहते हैं। उनका यदि कोई बहुत ज़्यादा दयालु किस्म का व्यक्ति है तो उसके लिए क्या कर सकता है कि खुद से कोशिश करता है, उसका कुछ उपचार करता है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था हो जाने से ऐसे जानवरों को अतिशीघ्र क्या होता है, इलाज संभव हो पाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो आपका सी चेन्नई होगा। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ जब तक आप भी चीज़ों को जीवन में आप भी नैतिकता या ये कहें कि इस सभी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, मतलब मैं कई जगहों पर ऐसे देखता हूँ कि सड़कों के किनारे पर पड़े जानवर होते हैं, ये होते हैं, वे घायल हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति में हैं, तब भी हम उन क्या कहते हैं इग्नोर करके चले जाते हैं। और शहरों में तो यह स्थिति है कि पानी के लिए जानवर रास्तों में या ऐसे ही टहलते रहते हैं, उनको पानी भी कोई पूछने वाला नहीं होता है, वो गटर का पानी पीते दिखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपसे संभव हो सके तो उन जानवरों को क्या करिए, उनको स्वच्छ पानी यदि संभव हो तो आप दीजिए। चिड़ियाँ हुई, शहरों में जिस तरह से हम लोग विकास करता हुआ भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन वजहों से ये जो और भी पशु पक्षी हैं ये मार्ज हिल रहे हैं हम लोग के विकास की। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये मुद्दा अपना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर हैज़ द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? लंदन, यूके, पेरिस, रोम और ये बार्सिलोना। ठीक है, स्पेन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा डी होगा, और जिसका उद्देश्य है विभिन्न देशों में 5G के विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? विच बाल्टिक कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इट्स कंट्री आफ्टर रशिया अटैक ऑन यूक्रेन? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेलारूस। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ए है। और आपको ये भी बता दूँ कि यूक्रेन पर रूस द्वारा जो किए गए हमले के बाद ही देश में आपातकाल की घोषणा की गई है। बाल्टिक देश में मुख्यतः एस्टोनिया, लातविया तथा लिथुआनिया देश आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया? तो उड़ीसा है। ध्यान रखिएगा, ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से यहाँ से प्रश्न बनने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। हेमानंद बिस्वाल द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो उड़ीसा है। ठीक है, ये 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आपका होगा वो डी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो भारत UAE जो व्यापार समझौते के तहत भारत देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा UAE में स्थापित करेगा। इन विच कंट्री विल द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप इट ब्रांच आउटसाइड इंडिया? विकल्प ए सही होगा यहाँ पे। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, सैफाली वर्मा, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट वुमेन प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन
वनडे मैच फॉर इंडिया। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ए है, ऋचा घोष हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 26 बॉल पर अर्धशतक को पूरा कर लिया था, मतलब बहुत ही कम गेंदों में इन्होंने क्या कर लिया था, अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन टीम इंडिया जो है चौथा वनडे मैच 63 रन से हार भी गई थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी पंजाब। वेयर इज इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग बिल्ट? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। तो यहाँ पर सही जो विकल्प है वो दिल्ली है, सी है। ठीक है, दिल्ली में पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो 2019 में 5.36 मीट्रिक टन कचरा क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था, या मतलब इतना कचरा देखने को मिला था। और अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक 38% यह और बढ़ जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क दिल्ली में खोला जाएगा। ई कचरा का मतलब यहाँ पर इसे समझिए, आप लोग जो टैबलेट हुआ, मोबाइल हुआ, फ्रिज हुआ, टीवी हुआ, एसी हुआ, इन सबको ख़राब होने के बाद जो आप फेंक देते हैं वो एक तरह से ई कचरा है। आज के जिस तरह से उपभोक्तावादी जो संस्कृति बढ़ती जा रही है, हम लोग क्या है कि कोई भी मोबाइल ले रहे हैं, उनको 6 महीने 1 साल चलाया, तुरंत कुछ भी खराबी आई तो उसको क्या कर देते हैं कि फेंक देते हैं, ख़राब में उसको इधर उधर फेंक देते हैं। अब आप ये जो संस्कृति बदल रही है ना कि हर 6 महीने में 1 साल में चीज़ों को बदलना, ये थोड़ा आप कम कीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जब आमदनी बढ़ती है लोगों की तो ये प्रवृत्ति देखी जाती है, लेकिन इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से इनका डिस्पोजल होता है, तो वो चीज़ें आप देखिए उस तरह से इनको डिस्पोज कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा दिल्ली होगा। जो दिल्ली में पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो दिल्ली। ठीक है, ऐसे ही अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।